Hello student, welcome to the next lecture of chapter हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। तो पिछले लेक्चर में हमने मेंडल्स लॉ जो थे वो हमने डिस्कस किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये सब हमने डिस्कस किया था। और लास्ट लॉ जो हमने डिस्कस किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था कि अगर मेंडल ने एक बार में जैसे आपको दो कैरेक्टर्स को लिया, दो ट्रेट्स को उन्होंने लिया, तो अब उसमें क्या था कि एक कैरेक्टर जो है दूसरे कैरेक्टर पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, दोनों का अलग अलग रेशियो लेने पे हमारे पास सेम आया था 3:1। तो वी कैन राइट कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट इज एलील्स ऑफ टू डिफरेंट ट्रेट्स alleles of two different traits assort or segregate independently मीन्स अगर हम दो लेते हैं, जैसे मेंडल ने जो आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी, दैट इज शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। तो शेप का इम्पैक्ट जो होगा वो आपको कलर पे नहीं पड़ेगा और फिर कलर का इम्पैक्ट जो होगा वो शेप पे नहीं पड़ेगा। दोनों का हमने जब अलग अलग रेशियो लिया था दैट वाज सेम, दैट इज 3:1। तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू दिस ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट्स की एक्सप्रेशन कैसे होती है, हम इसकी बात करते हैं। तो हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स get expressed। चलिए क्या होता है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स हमारे डीएनए के बने होते हैं एंड द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड जीन। तो बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले वन पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, जिसको मेंडल ने आपको मतलब फैक्टर्स बोला, वन पेयर ऑफ लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स। तो एक किसी भी अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जीन है, वो स्पेसिफिक जीन एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स या प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है एंड दैट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक या दैट ट्रेट। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक बात करें जैसे मतलब प्लांट के हाइट की, तो हाइट को कंट्रोल करने का एक स्पेसिफिक जीन है, ठीक है। ये स्पेसिफिक जीन क्या करेगा, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन या एंजाइम की फॉर्मेशन करेगा एंड दैट एंजाइम कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन हाइट। तो अब फिर उसके अकॉर्डिंगली हाइट में इंक्रीमेंट होगी। अब मान लो कि किसी रीजन से इस पर्टिकुलर जीन्स में कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो गई, कुछ पर्टिकुलर जीन में कोई डिफेक्ट क्रिएट हो गई, जीन में मतलब चेंजेस आ गई, एनी टाइप ऑफ चेंजेस, और उसकी वजह से जो जीन जो है वो फिर क्या करेगा कि अब वो जिस पर्टिकुलर चीज़ को जिस पर्टिकुलर एंजाइम को वो कंट्रोल कर रहा है, वो एंजाइम जिस पर्टिकुलर एंजाइम के सिंथेसिस प्रोटीन के लिए, जिस प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर वो एंजाइम या जो प्रोटीन जो है वो फिर प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ढंग से उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, वो फिर क्या हो जाएगा, लेस एफिशिएंट हो जाएगा। और जब वो आपको लेस एफिशिएंट हो जाएगा, फिर जो ग्रोथ हार्मोन जो प्रॉपर क्वांटिटी में निकलना चाहिए था उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी एंड फाइनली जो हाइट जो इतनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ेगी और हाइट कम रह जाएगी। तो इस ढंग से जीन की एक्सप्रेशन होती है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास दिस इज क्रोमोसोम, अब ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा कि ये चेंजेस कहीं भी हो सकती है, मैटरनल और पैटर्नल दोनों में ही, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मेंडल किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 50-50% जो होते हैं वो दोनों कंट्रोल करते हैं, मैटरनल और मतलब आपको पैटर्नल दोनों ही। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन है, यहाँ पे ये जीन है, किसी एक पर्टिकुलर जीन्स की हम बात ले लेते हैं, ये मान लीजिए एक जीन है और ये जीन जो है ये कंट्रोल कर रहा है, किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ये मान लीजिए कि आपको स्टेम की हाइट को ये कंट्रोल कर रहा है। दिस जीन कंट्रोल स्टेम हाइट, stem height in plant।
तो अब ये कैसे कंट्रोल करेगा, हम ये देखते हैं। ये जीन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइप के जो जीन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम हाइट, ये एक पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम्स या प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा। प्रोटीन और ये एंजाइम जो है ये फिर किसके सिंथेसिस को, ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन के सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है। मान लेते हैं ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन, तो इसकी सिंथेसिस हुई और क्या हुआ, हाइट जो थी वो हाइट बढ़ गई, ठीक है, नॉर्मल हाइट हुई। अब इमेजिन करते हैं कि जीन्स में चेंजेस आ गई, जो जीन्स जो था वो जीन्स मतलब मैटरनल या पैटर्नल जीन चेंज। अब क्या हुआ, अब जो ये चेंज जो जीन्स है, ये चेंज जीन क्या करेगा, अब ये जिस चेंज्ड एंजाइम या प्रोटीन, जिस एंजाइम या प्रोटीन के फॉर्मेशन कर रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। और अब फिर जो ग्रोथ हार्मोन जो बनेगा, जो ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं निकल पाया, दिस इज लेस एफिशिएंट, और ये जब लेस एफिशिएंट हो गया तो ऑब्वियसली हाइट क्या हो जाएगी, फिर हाइट आपको कम हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक पर्टिकुलर ट्रेट को बॉडी के अंदर कंट्रोल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशंस। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब कि चाइल्ड का सेक्स किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सिनगैमिक एंड ईपीगैमिक। Syngamic sex is decided at the time of fertilization. This is also called chromosomal. ये क्या है, क्रोमोजोमल है। और here sex is decided at the time of zygote formation, यानी at the time of fertilization. fertilization हो गई, उसी समय डिसाइड हो गया कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। एंड हियर बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, यहां पे क्या है, बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, यहां पे क्या होगा, डिसाइडेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये इस बात को इंश्योर नहीं करेगा कि सेक्स क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल में, इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ह्यूमन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्लियर हो जाता है कि बच्चे का सेक्स मेल होगा कि फीमेल होगा। यहाँ के एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं टर्टल्स, लिजर्ड। यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए टर्टल के केसेस में क्या होता है कि जो फीमेल टर्टल्स होती हैं वो एट द अपने ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे आती हैं सी शोर पे, और अपने फ्लिपर्स से क्या करती हैं, फिर वो अपने मतलब फ्लिपर्स से टर्टवाइज होती हैं, वो रेत को हटाती हैं, और एक फीमेल एक बार में 200 से 300 तक अंडे देती है। फिर वो अंडों को क्या करती हैं, अंडों को फिर रेत से ढक करके वो अपने रास्ते चल देती हैं। देयर इज़ नो पेरेंटल केयर, यहाँ पे पेरेंटल केयर का कोई मतलब नहीं है। अब क्या होता है कि सन की हीट से रेत गर्म होती रहती है, उसके साथ साथ अंडे भी इंक्यूबेट होते हैं, अंडे भी फिर इंक्यूबेट होते रहते हैं। जिन अंडों को ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है वो आपको फीमेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जिन अंडों को कम टेम्परेचर मिलता है वो आपको मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर, लिजर्ड में उल्टा होता है। लिजर्ड में क्या है कि जिन अंडों को ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है वो आपको मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिन अंडों को कम टेम्परेचर मिलता है वो आपको फीमेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो दिस इज एनवायरमेंटल फैक्टर। ह्यूमन बींग में क्या है कि ह्यूमन बींग में क्रोमोजोमल सिनगैमी यानी कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेक्स इज डिसाइडेड। जैसे ह्यूमन बींग में अब तक हमने कई बार डिस्कस किया, देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स। जो भी हमारे पास जो 23 पेयर्स ऑफ जो क्रोमोजोम्स हैं, 23 पेयर्स, तो 23 पेयर्स में हमारे पास जो 22 पेयर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स। और बाकी का जो 1 पेयर है इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ये मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में क्या होता है? बोथ आर डिफरेंट, एक्स एंड वाई। और फीमेल में क्या है? फीमेल में दोनों जो पेयर है वो सेम है, दैट इज एक्स एक्स। ठीक है, तो अब देखिए उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या बनेगा। मेल में क्या होगा? फिर मेल में 22 पेयर ऑटोजोम एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम, दैट इज एक्स वाई। और फीमेल में क्या है? फीमेल में 22 पेयर ऑटोजोम एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम, बट हियर दिस इज एक्स एक्स। ठीक है, अब देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अप्लाइड। तो मेल में क्या होगा कि मेल में 2 तरह के स्पर्म बनेंगे, 50% ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम एंड 50% ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोजोम। इसमें से क्या हुआ? जैसे हमारे पास 22 पेयर्स, हम इसको 22 पेयर्स है तो हम इसको सीधा 44 ऑटोजोम्स लिख रहे हैं। 44 ऑटोजोम्स। अब देखिए यहाँ पे तो 44 में से 22 ऑटोजोम्स आ गया और एक एक्स क्रोमोजोम। यहाँ क्या हुआ? 22 ऑटोजोम और एक वाई क्रोमोजोम। यानी 50% ऑफ जो क्रोमोजोम्स हैं उसमें एक्स क्रोमोजोम होगा, 50% ऑफ जो स्पर्म्स हैं उसमें क्या होगा? एक्स क्रोमोजोम होगा और बाकी 50% पे वाई क्रोमोजोम गया। लेकिन फीमेल में जब सेग्रीगेशन होगी तो एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस होगा, दैट इज 22 ऑटोजोम एंड 1 सेक्स क्रोमोजोम ओनली, क्योंकि यहाँ पे सेक्स क्रोमोजोम एक ही तरह के हैं। अब फर्टिलाइजेशन इज अ क्वाइट रैंडम प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन जो बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है, कोई भी स्पर्म एक्स सेल को फर्टिलाइज कर सकता है। तो जो भी पॉसिबिलिटी बनती है 50-50 की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर ये इसको फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बना, जाइगोट में क्या होगा? 22 दिस इज 44 ऑटोजोम एंड एक्स एक्स सेक्स क्रोमोजोम हो गया। और अगर ये फर्टिलाइज करता है फिर देखिए क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, दैट इज 44 ऑटोजोम एंड एक्स वाई क्रोमोजोम। तो इस केस में सेक्स क्या होगा? एक्स एक्स है, एक्स वाई। तो यहाँ पे बच्चे का सेक्स क्या होगा? फीमेल। और यहाँ पे सेक्स क्या हो जाएगा? मेल। तो इनफैक्ट बच्चे का मेल और फीमेल होना किस पे डिपेंड करता है? फादर पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट किसी पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज फर्टिलाइजेशन को हम अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल नहीं कर सकते। फर्टिलाइजेशन इज अ क्वाइट रैंडम प्रोसेस। 50% जो स्पर्म्स है वो एक्स वाले हैं, 50% वाई वाले हैं। फिर हमने ये भी रिप्रोडक्शन के टॉपिक में डिस्कस किया था कि इसमें सारे के सारे स्पर्म एक्टिव नहीं होते। हो सकता है कि जितने स्पर्म एक्स सेल तक पहुँचे हैं वो सारे के सारे एक्स वाले हों, या जितने स्पर्म एक्स सेल तक पहुँचे वो सारे के सारे वाई वाले हों। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं और ये सारे फैक्टर्स रैंडम में हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दिस इज क्वाइट बाई चांस, ये बिल्कुल बाई चांस प्रोसेस है कि बच्चे का सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा। तो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग विच इज क्रोमोजोमल और सिनगैमी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेक्स इज डिसाइडेड। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके आगे के जो टॉपिक है इवोल्यूशंस, वो आपका सिलेबस में फ़िलहाल अभी एट प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा ये जो चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस ये यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।